हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ईडियम्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं CHSL 2024 का अभी हाल ही में पेपर हुआ था। उस पेपर के अंदर जितने भी ईडियम्स के क्वेश्चन आए हैं, हर शिफ्ट के क्वेश्चंस को आज हमने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम लास्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, देखो इस तरीके से ना हम कुछ PYQs भी करेंगे और इसमें सारे ऐसे ईडियम्स होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आखिरी में। ओके, आइए ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो ईडियम है वो हमसे बोलता है सोल्ड लाइक हॉट केक्स। सोल्ड लाइक हॉट केक्स, हॉट केक्स की तरह बिकने का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्विकली बिकना, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बिकना। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सोल्ड क्विकली, उसे बोलते हैं सोल्ड लाइक हॉट केक्स। ठीक है, आइए ज़रा नेक्स्ट। इस ईडियम का आंसर अक्सर बच्चे गलत करते हैं। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए ज़रा। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होगा, इस ईडियम का मतलब क्या होगा। बहुत बार लोगों को लगता है ब्लैक एंड वाइट या फिर डाउटफुल या फिर फॉल्स इन्वेंशन ऐसा कुछ करते हैं। देखो दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, यानी कोई अर्जी लिखित में देना, किसी चीज़ को राइटिंग में देना, उसे बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। ओके, चलिए आगे आइए ज़रा। एट वंस फिंगर टिप्स, ये बहुत ही आसान ईडियम है। देखो, कोई चीज़ आपकी उंगलियों पे रटी हुई है, आपको फटाफट याद है, यानी कि आप उसमें क्या हो, एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट हो तो आपके उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान था। चले आगे, आइए ज़रा। देखो दोस्तों, ये एक ईडियम है और बहुत बार पूछा जाता है, इन डीप वाटर। इन डीप वाटर, बताइए ज़रा इसका मतलब क्या होगा। देखो दोस्त, इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई एक पर्सन है, जैसे ये पानी है, ठीक है, ये एक पानी है, इस पानी की गहराई में कोई पर्सन फंस गया, तो वो क्या बहुत खुश होगा? नहीं सर। तो ये ख़त्म। अच्छी पोजीशन पे है? नहीं सर। क्या वो किसी कन्फ्यूज़न में? नहीं सर। क्या वो कुछ सोच रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा सर, वो एक मुसीबत में है, इन ट्रबल है। ठीक है, चले आगे। अ पीस ऑफ केक, सॉरी, अ पीस ऑफ केक, इस ईडियम का मतलब क्या होगा? अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होगा? देखो दोस्तों, मैं सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ईडियम्स पूछे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ईडियम से फोकस कर रहा हूँ। ओके, और आपको भी एग्जाम में ऐसा ही करना है। ठीक है, अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही आसान काम, बहुत ही आसान काम, वेरी इजी टास्क। ठीक है, ये सारे ईडियम्स लेटेस्ट आए हैं, इसीलिए रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मिस मत करना इस चीज़ को। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है और नया ईडियम है, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये ईडियम रिपीट होगा। ठीक है, तो ब्लोइंग स्मोक, ब्लोइंग स्मोक का मतलब क्या होता है? देखो दोस्त, ब्लोइंग स्मोक का मतलब होता है कि जानबूझ करके झूठ बोलना ताकि कोई परेशान हो। ठीक है, किसी को परेशान करने के उद्देश्य से किसी को झूठ बोलना, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो झूठ बोलना यानी टू लाई। टू परप्लेक्स अदर, परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? परेशान करना, कन्फ्यूजन करना किसी के अंदर, कोई मतलब किसी को मतलब काम से परेशान करना एक तरीके से। ओके, तो उस सेंस में यूज होता है। तो टू लाई इन परप्लेक्स अदर्स। ओके, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका ईडियम का अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो देखो, आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक जंगल में एक, मतलब एक जंगल के पास एक गांव होता है, वहाँ पर एक बच्चा होता है, वो बार बार शोर करता है, शेर आया शेर आया, और सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं। बट देखते हैं वहाँ पर कोई शेर नहीं आया था, वो बस झूठ बोल रहा था ताकि हम लोग परेशान हों। ठीक है, तो ये वही सेंस में आता है कि ब्लोइंग स्मोक यानी कि किसी को परेशान करने के लिए बोला गया झूठ। ओके, आइए ज़रा। डिसहार्मोनी, सबसे पहले तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हारमोनी का मतलब क्या होता है। तो देखो दोस्तों, जो हारमोनी होता है उसका मतलब होता है शांत, मिलजुल कर रहना, एक भाईचारे के सेंस में आता है हारमोनी। ओके, एक ब्रदरहुड के सेंस में ही आप कह सकते हो हारमोनी को, भी उसी सेंस में वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, अब डिसहारमोनी का मतलब क्या हुआ? देखो, हारमोनी का मतलब मिलजुल के रहना, डिसहारमोनी का मतलब क्या हुआ? मिलजुल के ना रहना, थोड़ी बहुत झगड़े होने, ठीक है, लड़ाइयाँ होनी, तो नेगेटिव सेंस में आ रहा है ना। तो राइट इन फ्लूट, ये याद रखना, रिफ्ट इन ल्यूट, रिफ्ट इन ल्यूट। आपसे इस बार अगर ये ईडियम रिपीट होगा ना, तो ध्यान रखिएगा, आपको ये वाला पूछेगा कि रिफ्ट इन फ्लूट का मतलब क्या होता है, रिफ्ट इन लूट का मतलब क्या होता है। तो आप इसे याद ऐसे रख सकते हो, लूट, किसी चीज़ पर लूट हो गई, कोई लूट गया, किसी को लूट लिया, तो वो क्या होगा सर? बहुत ज़्यादा परेशान होगा ना, झगड़ा करेगा ना इधर उधर, तो वही हो गया डिसहारमोनी। ठीक है, चले आइए ज़रा, ये हमने देख लिया।
कॉस्ट एंड आर्म्स एंड लेग। देखो तो सपोज करो आप किसी मॉल में गए कोई शॉपिंग करने, वहाँ पर आपको कोई एक फ़ोन पसंद आ गया, आपने देखा यार, आपने पूछा ये फ़ोन कितने का है, एंड वो बोलता है कि यार इतना महंगा है कि तू एक अपनी हाथ दे जा और एक अपनी टांग दे जा। तो वो कहता तेरे इतने दोनों के शरीर को बेच देंगे तब जाके पूरा होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ है। तो एन आर्म्स एंड अ लेग का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा महंगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। क्लियर है? बहुत बच्चों ने यहाँ पर मिस्टेक करी थी, मॉडरेट प्राइस। देखो दोस्त, आपको एक चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना। देखो मॉडरेट प्राइस का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, ये बहुत बार कंफ्यूज करता है बच्चों को। देखो दोस्त, अगर आपके एग्जाम में आएगा हाई प्राइस, यानी कि वो महंगे की बात कर रहा है। अगर आता है मॉडरेट प्राइस, तो इसका मतलब होता है रीजनेबल प्राइस, की जितना ज़रूरत थी उतना ही मांगा है, ठीक ठाक प्राइस जिसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉडरेट प्राइस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। डॉग ईट डॉग। देखो दोस्त, यहाँ पर एक कुत्ता खड़ा है और दूसरी तरफ यहाँ भी एक कुत्ता खड़ा है। अब दोनों कुत्ते एक साथ खड़े हैं तो दोनों आपस में क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे, लड़ाएंगे, तो कंपटीशन की बात होगी। तो रूथलेस कंपटीशन को बोलते हैं डॉग ईट डॉग। यानी कि ऐसे दो लोग, यानी कि एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि दो लोग हैं किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और दोनों जने कुत्तों की तरह मेहनत कर रहे हैं कि बस इस बार चाहिए ही चाहिए सिलेक्शन। तो इस जुनून को, इस जज्बे को जताने के लिए कहा जाता है डॉग ईट डॉग, यानी दोनों के बीच में कड़ी टक्कर होना। ठीक है, दोनों के बीच में कड़ा कंपटीशन होना, उसके सेंस में यूज होता है। आइए ज़रा नेक्स्ट, स्लिप योर माइंड। स्लिप योर माइंड का क्या मतलब हुआ? देखो तो स्लिप योर माइंड का मतलब हुआ, जैसे हम बोलते हैं कई बार कि यार मेरे दिमाग से ना कोई चीज़ निकल गई, यार मैं भूल गया, मेरे दिमाग से स्किप हो गई, तो उसी को बोलते हैं स्लिप इन माइंड, यानी कि कोई चीज़ भूल जाना। और भूल जाने वाला फॉरगेट अबाउट समथिंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए ज़रा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप मुझे कमेंट में बताइए क्या आएगा आपके हिसाब से आंसर। देखो दोस्त, कमेंट्स में आंसर करा करो, आप गलत करो सही करो वो बात की बात है, बट एटलीस्ट आंसर तो करो, तभी तो आप कुछ सीखोगे। लूज हर्ट। लूज हर्ट का क्या मतलब हुआ? देखो दोस्त, लूज हर्ट का मतलब कैसे याद रखेंगे, ध्यान से सुनना। हर्ट का मतलब होता है दिल, दिल खो गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ हुई जो तुम्हें दिल पर लगी, बहुत ज़्यादा दिल पर लगी, किसी की कोई बात बुरी लगी दिल पर, या कभी कभार हम हार जाते हैं ना पूरी तरीके से, तो कहते हैं ना दिल से हार गया वो तो पूरा, तो उसे बोलते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंस में है। तो टू बिलीव इन दैट यू आर सक्सेस, यानी कि अपने आप पर यह विश्वास करना ही छोड़ देना कि अब तुम सक्सेसफुल हो पाओगे, उसको बोलते हैं दिल से हार चुका है अब ये पर्सन, अब ये अपने उम्मीद भी छोड़ चुका है कि मैं जीत भी पाऊंगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए ज़रा देखो, इसमें बोला गया कि इस सेंटेंस के बाद लास्ट में कौन सा ईडियम फिट होगा, इस लाइन में कौन सा ईडियम फिट हो सकता है, ये हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। फटाफट बताइए ज़रा, आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सा ईडियम आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, देखो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फेस सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन को फेस करना, सिचुएशन को फेस करना इसका मतलब होता है। गेट इनटू डीप वाटर हमने पढ़ा था, डीप वाटर जहाँ भी आ जाए यानी कि ट्रबल, मुसीबत में पड़ना। ठीक है, गो फ्रॉम रिग्स एंड रैग्स, ये भी अच्छा आइडिया है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा इसका मतलब भी। आओ देखो दोस्त, ग्रो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। रैग्स टू रिचेस का मतलब होता है, देखो रैग होता है सबसे गरीब, एकदम पुअर। ठीक है, रातों रात पुअर, गरीब से अमीर हो जाना, उसको बोलते हैं रैग टू रिचेस। रातों रात अमीर, गरीब से अमीर हो जाना, ओके, रैग टू रिचेस। लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा हिट द स्टैक, हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है रेस्ट, क्या रेस्ट के नाप पे आता है, REST, रेस्ट, या फिर आप नैप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, नैप, एक छोटी नींद झपकी लेना, उसको बोलते हैं नैप। ओके, तो ये उस सेंस में आता है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या था कि एक लंबे दिन के ट्रैक के बाद, आपने देखा होगा पहाड़ चढ़ते हैं ना, कई लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैकिंग करना। एक लंबी ट्रैकिंग के बाद हम इतना थक चुके थे कि हम जाते ही सो गए, उसको बोलते हैं हिट द स्टैक, हिट द सैक। क्लियर, आइए ज़रा, टू ब्रदर्स डैश व्हेन देयर फादर डाइड। दो भाई के बीच में डैश हो गई जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई, तो क्या हो गई सर? झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई और दोनों अलग हो गए। तो यहाँ पर जो मीनिंग है वो अलग होने के सेंस में है, तो अलग होने को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर? फेल आउट। क्या बोलेंगे? फेल आउट। क्लियर है? चले, गोट द सेक का मतलब अभी हमने देख लिया पीछे क्या होता है इसका मतलब। गोट द सेक का सर सो जाना, स्लीप करना, रेस्ट करना, उस सेंस में ये यूज होता है। क्लियर, चलें आगे।
आइए ज़रा, ऑन इट्स लास्ट लेग, ये बहुत ही आसान ईडियम है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको खुद को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए कि ऑन द लास्ट लेग का मतलब क्या होगा। तो देखो दोस्त, ऑन द लास्ट लेग का मतलब होगा, जैसे कहते हैं ना कि यार उसकी आखिरी उम्मीद, ये आखिरी उम्मीद है उसकी, उसके बाद उसका कोई रास्ता नहीं है। तो लास्ट होप के लिए यूज़ होता है, आखिरी उम्मीद के लिए, लास्ट चॉइस के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत? चले आइए ज़रा, ये बहुत ही अच्छा ईडियम है और ये पूछा गया था CHSL 2024 के अंदर, लेकिन उससे पहले CGL 2023 में भी पूछा गया था। आप ज़रा सोच के देखो, 2023 CGL का क्वेश्चन CHSL 2024 में फिर से रिपीट हुआ, सेम लैंग्वेज के अंदर, एक भी वर्ड चेंज नहीं किया, एज इट इज़ ऑप्शन, एज इट इज़ क्वेश्चन, ये सारा का सारा आपको CGL में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब होता है, आओ ज़रा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस ईडियम में बोला गया, अ मेड अ प्रोमिस मोर देन माई एबिलिटी, अपनी उम्मीद से ज़्यादा किसी को वादा कर देना, ज़्यादा किसी को वादा कर देना, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलेंगे बाइट ऑफ मोर देन वन आई कुड च्यू, यानी कि उतना ही खाना मुंह में लो जितना आप चबा सको। ठीक है, उससे ज़्यादा लोगे तो परेशानी हो जाएगी। ये उसी सेंस में बात आती है कि भाई जितना तू कर सके उतना ही बता। कई लोग आपने देखा होगा ऐसे होते हैं ना कि भाई तेरा भाई खड़ा है, लोड पड़े तो बताना, ज़रूरत पड़े तो बताना। ठीक है, अब आपको ज़रूरत है 1 लाख की, अरे भाई तू बोल, तू 15 लाख भी कर देंगे और 1 लाख नहीं हो रहे तुमसे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको बोलते हैं कि भाई आप उम्मीद से ज़्यादा किसी को इतना वादा कर देते हो कि भाई है तेरा भाई खड़ा, तेरा भाई खड़ा है, और जब ज़रूरत पड़ती है तब आप बोलते हो कि यार मेरे पास है ही नहीं। तो उस सेंस में ये चीज़ यूज़ होती है। क्लियर? चलें आगे। देखो दोस्त, एक सिंपल सी और कन्फ्यूज़न वाली बात यहाँ बताता हूँ, बच्चों ने छोड़ दिया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, ट्रेसपासिंग ऑन समवन का मतलब क्या होता है? ये एक ईडियम होता है। देखो, इसका मतलब क्या होता है? ट्रेसपासिंग ऑन समवन का मतलब होता है अपनी गलतियाँ किसी और पर थोप देना, अपनी गलतियाँ किसी और पर थोप देना। लेकिन यहाँ पर इसका उस सेंस में मीनिंग नहीं आया। यहाँ पर इसने इसीलिए सेंटेंस दिए हैं ताकि क्लैरिफाई कर सके। यू कैन सेंटेंस्ड फॉर, तुम्हें जेल हो सकती है। सेंटेंस्ड का मतलब जेल हो जाना, तुम्हें सेंटेंस्ड हो सकती, जेल हो सकती है किसी और की ऊपर ट्रेसपासिंग करने के लिए, फॉर द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी देने का सेंस आ गया, तो यानी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी के सेंस में मीनिंग आया है। तो तुम्हें जेल हो सकती है कब? जब तुमने किसी और की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लिया, अपना ट्रेसपास कर लिया, खुद का कब्जा कर लिया। ठीक है, तो एंटरिंग विदाउट परमिशन, किसी की प्रॉपर्टी में घुस गए बिना उसकी परमिशन के और कब्जा कर लेना, उसके सेंस में ये चीज़ आती है। क्लियर? कोई भी डाउट? चलो आओ फटाफट। स्टिक टू वन गन्स, ये भी रिपीट होगा और ये रिपीट होगा ही होगा 100%। स्टिक टू वंस गन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी एक के लिए वफादार रहना। अब वफादार रहने से जुड़ा हुआ कौन सा दिख रहा है सर? टू रिमेन फेथफुल टू वन। ठीक है, टू रिमेन फेथफुल, अपने वफादार रहना। ओके, ये भी एक अच्छा इडियम है। बताइए ज़रा, टू हैव अ बी इन योर बोनेट। बी इन योर बोनेट का मतलब क्या हुआ? बी इन योर बोनेट का मतलब हुआ किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप ओबेस्ड है, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा है आपकी। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ भी सरकारी नौकरी के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा ओबेस्ड हैं। ठीक है, तो आप लोग सरकारी नौकरी के लिए क्या है? बी इन बोनेट है। आप कोई मर्जी बात करो, कोई बोलता है यार क्या कर रहा है? सरकारी नौकरी की तैयारी। यार आगे क्या करेगा? सरकारी नौकरी। तो घूम फिर करके हर बार तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाती है? सरकारी नौकरी की बात। तो ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं बी इन अ बोनेट, यानी कि घूम फिर करके वहीं आ जाना, किसी तरीके से वहीं वही बात बार बार आपको स्ट्राइक कर रही है। तो किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा आप उत्सुक हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा ओबेस्ड होना किसी चीज़ के लिए। तो टू प्री ऑक्यूपाइड ओबेस्ड विद समथिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है किसी चीज़ को पाने की, उसके लिए यही चीज़ यूज़ होती है। क्लियर? आइए ज़रा देखो दोस्त, ये ईडियम बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया था सेंटेंस के अंदर। देखो इधर आपके क्वेश्चन में ना ईडियम को ऐसे लिखा था, राउंड द लेग। कैसे लिखा था? ध्यान से देखना। आपके जो एग्जाम में ईडियम आया था ना, वो इसी तरीके से आया, अराउंड द क्लॉक। क्या? अराउंड द क्लॉक। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अराउंड द क्लॉक कुछ नहीं होता। अराउंड द क्लॉक कुछ नहीं होता। एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अराउंड द क्लॉक कुछ नहीं होता। आपके एग्जाम में आया था राउंड द क्लॉक। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। ईडियम होता है राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब क्या हुआ सर? राउंड द क्लॉक का मतलब हुआ 24 घंटे।
24 घंटे लगातार काम करना, 24 घंटे, डे और नाइट जैसे मर्जी। तो समटाइम्स दैट गोज डे एंड नाइट, जो चीज़ दिन और रात चलती है पूरी 24 घंटे चलती है। ओके, याद रहेगा। अगर आपके पास एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर ये पूछ ले कि बताओ ज़रा अराउंड द क्लॉक, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर एरर है, याद रखिएगा। अराउंड द क्लॉक नहीं होता, कुछ ईडियम होता है राउंड द क्लॉक। क्या होता है? राउंड द क्लॉक। कोई बात की दिक्कत किसी को यहाँ पर किसी भी चीज़ की? चलें, आओ ज़रा मेरे भाई। ठीक है, करीबन 50 ईडियम्स करेंगे, उसके बाद ऐसे PYQs करवाऊंगा ना ईडियम्स के, लिटरली मैं आप बोलोगे सर बहुत लेवल की चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें एग्जाम में मिलेंगी, 100% मिलेंगी। ठीक है, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। देखो दोस्त, इसको समझने के लिए आप ऐसा कर लो कि ये मान लो एक ब्रेड का पैकेट है, इस पैकेट में बहुत सारी स्लाइसेस हैं। ठीक है, अब ये वाली स्लाइस बहुत बड़ी और अच्छी चीज़ है ना, बहुत अच्छी स्लाइस है ना। आपने अब इस चीज़ को निकाल के अपने लिए रख लिया अलग से कि यार ये मेरी है, ये मैं अलग से अपने लिए रख रहा हूँ। यानी कि किसी चीज़ का कुछ अच्छा हिस्सा अपने लिए पहले से ही सेपरेट कर लेना। ठीक है, तो किसी चीज़ का अच्छा हिस्सा यानी कि एक इंटरेस्टिंग पार्ट और अच्छा हिस्सा अपने पास रख लेना, उसको बोलते हैं बेस्ट थिंग स्लाइस ब्रेड, बेस्ट थिंग ऑफ स्लाइस्ड ब्रेड। ठीक है, चले आओ ज़रा। इनक्रेडिबली फूलिश और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल देख करके ही आप इसका मतलब समझ चुके हैं, एक ऐसी चीज़ जो कि लगभग नामुमकिन है। तो आपके हिसाब से क्या ईडियम हो जाएगा इसका? सर इसका मतलब हो जाएगा लाइक द नेलिंग जेली टू द ट्री, लाइक द नेलिंग जेली टू द ट्री। आपने देखा होगा जेली जो होती है वो शेपलेस होती है, उसकी कोई शेप नहीं होती पर्टिकुलर। ठीक है, अब आप उसको पेड़ की आकार देने की कोशिश करो तो वो क्या कभी दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, बहुत मुश्किल टास्क होगा। इसी सेंस में ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, इसका मतलब याद रखना बस, लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री। क्लियर? इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ करना जो कि लगभग नामुमकिन है। ओके, आओ ज़रा। दिस गन शुड बी हैंडेड विद केयर एंड डैश। तो यहाँ पर क्या ईडियम आएगा? ये जो गन है इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा और इससे क्या करो, क्या करो, देखो निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब होता है एक ऐसी परेशानी जो कि बहुत छोटी है अभी, लेकिन आगे चल के बड़ा रूप ले सकती है। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो अभी बहुत छोटी प्रॉब्लम है लेकिन आगे चल करके बहुत बड़ा रूप ले सकती है, तो उस चीज़ को वहीं पर ख़त्म कर देना, रोक देना। यानी किसी चीज़ को स्टार्टिंग में ही रोक देना, ख़त्म कर देना। क्लियर है? ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। शॉट फॉर सेफ्टी। शॉट फॉर सेफ्टी का मतलब होता है अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी को गोली मार देना। ठीक है, शॉट फॉर सेफ्टी एक वो लगता है मतलब, एक इसका मतलब क्या होता है शॉट फॉर सेफ्टी का? शॉट फॉर सेफ्टी का मतलब होता है आत्मरक्षा के लिए कोई चीज़ खरीदी गई, उसको बोलते हैं शॉट फॉर सेफ्टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी सेंस नहीं है। माइंस द मैटर्स। माइंस द मैटर्स का मतलब क्या होता है? माइंस द मैटर्स का मतलब बताओ क्या होता है? माइंस द मैटर का मतलब होता है जो मुद्दा है उसको भटका देना, उसको भटका देना एक तरीके से। तो ये भी यहाँ पर नहीं निकलता, यहाँ पर आएगा कीप एट आर्म्स लेंथ। इसका क्या मतलब हुआ? देखो यार, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो गन है ना, इसको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा, बहुत ही केयर से रखना पड़ेगा और इससे दूरी बना के रखना। ठीक है, हो सकता है अगर आप इसके पास गए या आपने इससे छेड़खानी करी तो ये फायर भी कर सकती है। ओके, ये इसका कहने का मतलब है। आइए जरा नेक्स्ट। इंडिपेंडेंस डे इज कंसिडर्ड एज अ रेड लेटर डे। ठीक है, इसी के जैसे एक और इडियम आता है अ गाला डे। ठीक है, अ गाला डे। ठीक है, ये सारे जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट डेज आते हैं ना, अ रेड लेटर डे, अ गाला डे, इन सब का मतलब होता है खुशी भरा दिन। ठीक है, बस फर्क क्या है, देखो रेड लेटर डे को बोलते हैं खुशी भरा दिन और गाला डे को मतलब होता है शुभ दिन। तो बात सेम ही है, मीनिंग सेम ही है। तो आपको ये याद रखना है कि अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? एक बहुत ही अच्छा दिन, मेमोरेबल दिन। ओके, चलिए आगे। टू लाइक्स पीस इन द पोट। देखो यार, एक मतलब पोट का मतलब होता है एक बर्तन है, यहाँ पर एक कौली समझ लो, इसके अंदर 2 दाने मटर के पड़े हैं। क्या तुम बता सकते हो कौन सा दाना फ़र्क है, किस में क्या फ़र्क है? नहीं बता सकते ना। मटर के दाने एक जैसे लगते हैं ना एक बाउल के अंदर पड़े हुए। आपने देखा होगा घरों में जब हम मटर छीलते हैं तो मटर के दाने बहुत सारे पड़े होते हैं बाउल में, वो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो 2 पीस इन द पोट का मतलब क्या होता है? मटर के दाने जैसे सिमिलर दोनों जने। क्या सिमिलर? वेरी सिमिलर, एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं वो दोनों। ठीक है, चलिए आगे। आइए ज़रा। लेफ्ट मी इन द लर्च। लेफ्ट मी इन द लर्च। देखिए दोस्त, लर्च का मतलब क्या होता है? लर्च का मतलब होता है प्रॉब्लम, मुसीबत। ओके, प्रॉब्लम।
क्या होता है? प्रॉब्लम। ठीक है, लेफ्ट मी इन द लर्च यानी मुझे मुसीबत में छोड़ जाना। ठीक है, अब इसका सेंस का मतलब कहाँ देखते हैं? आइए ऑप्शन में। अटेम्प्ट टू हरास मी, मुझे हरास करने की, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करना, नहीं सर। स्क्रोन फॉर कमिटिंग मिस्टेक, मुझे स्क्रोन करना, डांट देना मिस्टेक करने के बाद, नहीं सर। ब्लेम्ड ओनली मी फॉर माई फेलियर, या फिर रिफ्यूज टू हेल्प मी इन माई डिस्ट्रेस। बताइए ज़रा इन दोनों में से कौन सा होगा? देखो, अगर मेरे फेलियर पर सिर्फ मुझे ही ब्लेम करना कि तेरी ही गलती की वजह से तू फेल हुआ है, नहीं सर, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा रिफ्यूज टू हेल्प मी इन माई डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है मेरी मुसीबत के वक्त, मेरे बुरे वक्त के वक्त मेरे परिवार वालों ने मना कर दिया मेरे साथ खड़ा होने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। ठीक है, तो रिफ्यूज टू हेल्प मी इन माई डिस्ट्रेस ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? चलें। फेयर वेदर फ्रेंड्स, एक होता है फेयर वेदर फ्रेंड्स, एक होता है बैड वेदर फ्रेंड्स। ठीक है, बैड वेदर फ्रेंड्स। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, ज़रा ध्यान से समझना। देखो दोस्त, मेरे पास स्टाइलर नहीं है तो फिंगर स्टाइलस यूज़ करता हूँ, इसीलिए मेरे पास ऐसी दिक्कत आती है थोड़ी सी राइटिंग की, बट समझ जाना, ओके। क्योंकि स्टाइलस नहीं है ना तो प्रॉब्लम आती है, वो टूट चुका है तो मैं अभी लेकर के आऊँगा थोड़े दिन में, ओके। आइए ज़रा एक बार फटाफट यहाँ चलते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? देखो, फेयर वेदर यानी साफ मौसम, और साफ मौसम में दोस्त। इसका मतलब क्या हो? एक ऐसे दोस्त जो कि आपके उस वक्त आपके लिए दोस्त हैं जब आप पैसे वाले हो, जब आपका अच्छा वक्त चल रहा है, लेकिन हाँ, जब आपका बुरा वक्त आएगा तब वो दोस्त गायब हो जाएंगे, वो दोस्त आपके लिए खड़े नहीं होंगे। तो ऐसे दोस्तों को क्या बोलते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड्स, जो आपकी मुसीबत के वक्त काम ना आए। ठीक है, और बैड वेदर फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त जो बुरे वक्त में भी आपका साथ दें। ठीक है, जो बुरे वक्त में भी आपका साथ दें, जिन्हें हम ट्रू फ्रेंड्स बोलते हैं। ओके, क्लियर है? आओ ज़रा फटाफट अब बताओ मेरे को इसका इडियम का मतलब क्या होगा ऑप्शंस के हिसाब से। फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी ऐसे फ्रेंड्स जो कि आपका बुरे अच्छे वक्त में आपके साथ हैं और बुरे वक्त में आपसे साथ छोड़ देते हैं। ओके, फ्रेंड्स जो अच्छे समय में आते हैं, गलत, ये तो नहीं है। बेस्ट फ्रेंड, नहीं सर। फ्रेंड्स हु ब्रिंग रेन, ये तो क्या सेंस ही नहीं है। फ्रेंड्स ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोस्पेरिटी, अच्छे वक्त के वक्त जो आपका दोस्त है उसको बोलते हैं। ओके, आइए ज़रा आगे। आई एम स्टिल wrapping माई हेड अराउंड इट, स्टिल wrapping माई हेड अराउंड इट। wrapping माई हेड अराउंड इट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहना। ठीक है, सपोज करो आप बाजार में जा रहे थे, आपकी जेब में 10,000 रुपये था, वो गिर गया कहीं पर। अब आप घर पे आए, आपने देखा नहीं है, अब आप ढूंढने गए, आपको नहीं मिला, कंप्लीटली आपको नहीं मिला, आपको पता है वो गुम चुका है। अब बार बार आपके दिमाग में वही बात घूम रही है, यार रखा कहाँ था, यार कहाँ गिरा होगा, यार कहीं वहाँ तो नहीं रह गया। तो बार बार जो चीज़, एक ही चीज़ दिमाग में घूमती रहती है ना, उसको बोलते हैं आई एम स्टिल wrapping माई हेड अराउंड इट। मैं उसी चीज़ की तरफ अपना दिमाग बार बार जा ही जा रहा है, मेरा दिमाग बार बार उसी तरफ बढ़ते जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बताओ बताओ ज़रा, बताओ फटाफट। क्या सीक्रेट रिवील करने की बात हो रही है? नहीं सर। इसका क्या मतलब होता है? अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। कोई ये कॉम्प्लिकेटेड बात है यार, गए तो गए कहाँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं गिरे कैसे, मेरे को ये समझ नहीं आ रही, और उसी चीज़ की तरफ बार बार आपका दिमाग जा रहा है, इससे बोलते हैं क्या? अंडरस्टैंडिंग ये क्वेश्चन बहुत बच्चे छोड़ गए थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बच्चे छोड़ गए थे। आप अगर आंसर की डाउनलोड कर रखे हो ना, आप में से किसी ने CHSL की, तो आप जाना ये ईडीएम को देखना, उसमें शिफ्ट में ये ईडीएम मिल जाएगा, 4th या 5th शिफ्ट है, वहाँ पर आप देखोगे तो भाई बच्चों ने मतलब 90 से 95% बच्चों ने इसका आंसर छोड़ के आए, गलत कर दिया या छोड़ के आए हैं। आप बोलोगे सर कितना लेवल का क्वेश्चन है, आप खुद सोच सकते हो। आइए ज़रा, अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका क्या मतलब? हु, बताओ ज़रा इसका क्या मतलब होगा? बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होगा? देखो दोस्त, ब्लू का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो स्काई, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्काई की। अब ज़रा सोचो, आसमान से अगर आपको सोचो, आसमान से नट बोल्ट्स वगैरह की बारिश होने लग जाए, आसमान से कीले गिरे, पेच गिरे, तो क्या कितना अजीब सा होगा ना, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी। तो अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, उसको बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द स्काई। क्लियर? चले। वॉक लाइक अ टाइट रोप, वॉक अ टाइट रोप, वॉक अ टाइट रोप का मतलब क्या हुआ? आपके गांव में आप लोगों ने बहुत बार ये खेल देखा होगा, आप लोगों ने ये वाला, ऐसे कुछ मेलों वगैरह में भी लगता है ये तो, कि यहाँ पर ऐसी एक रस्सी बांधी होती है और उस रस्सी पर एक पर्सन होता है जो कि ऐसे वॉक कर रहा होता है बैलेंस करके। ठीक है,
तो अब इसको क्या करना होगा, एक बात बताओ, अब ये पर्सन क्या आराम से जाएगा? क्या इसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन कहेंगे? क्या ये बहुत ज़्यादा टेंस है? नहीं सर। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा? क्या बहुत ही बारीक रोड पर चलना? सर ये तो सेम मीनिंग तो कभी भी नहीं होगा, तो ये नहीं आएगा। क्या होगा? बहुत ही संभल के चलना, किसी मुसीबत भरी सिचुएशन में संभल कर चलना। एक्ट केयरफुल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, क्लियर? चले आगे। टू बी अ डैगर्स ड्रोन। देखो दोस्त, डैगर्स ड्रोन बहुत बार पूछा जाता है, डैगर्स ड्रोन बहुत बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है मुठभेड़, लड़ाई झगड़ा। इसका मतलब क्या होता है? मुठभेड़ और लड़ाई झगड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में गौर करो ना, तो आप कंफ्यूज होगे। क्यों? कोलैप्स करना यानी कि गिर जाना, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखो, टू बी अंडर कंट्रोल, क्या कंट्रोल में आ गई कोई चीज़? सर बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ इन दो ऑप्शंस में बच्चे होते हैं कंफ्यूज। तो देखो यार, डैगर्स ड्रोन का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, फाइट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो रेडी टू फाइट, झगड़े के लिए तैयार रहना, फाइट के लिए तैयार रहना, उसको बोलते हैं एट डैगर्स ड्रोन। क्लियर है? चले आइए ज़रा। द विस्कस साइकिल ऑफ पुअर्टी। विस्कस साइकिल ऑफ पुअर्टी, इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान, विस्कस साइकिल का मतलब क्या हुआ यार, मेरे को ये बताओ। देखो, तो साइकिल का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सी बात समझना, जैसे मान लो ये ए है, ए ने कोई प्रॉब्लम थी, बी के पास गया, बी गया सी के पास, और सी वापस ए के पास आ गया। तो ये तो देख सकते हो, ये एक पूरी साइकिल बन गई ना। ठीक है, यानी कि घूम फिर कर वापस वहीं पर आ रही है ना साइकिल। तो अब यही चीज़ यहाँ पर एग्जाम ऑप्शन में ढूंढता हूँ मैं, कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। देखो इधर, अब ऑप्शन में जाता हूँ तो ध्यान से देखिएगा। क्या? अ लूप होल, अ लोप होल ऑफ समथिंग। लूप होल ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? लूप। यहाँ पर देखो लूप आ रहा, लूप, लूप यानी कि घूम फिर करके बात वहीं आ जाती है, घूम फिर करके वहीं बात आ जाना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा लूप होल ऑफ समथिंग। क्लियर है? तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है, जब भी आपको ईडियम के अंदर साइकिल नाम का वर्ड दिखे ना, तो वहाँ पर ऐसा मीनिंग ढूंढा करो जहाँ पर घूम फिर करके वहीं आना लिखा नहीं, वहीं आना निकलता है। ओके, चलिए आगे आइए ज़रा। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, बहुत ही बार, ये इडियम बहुत बार पूछा गया। बताइए ज़रा क्या आंसर आएगा। ठीक है, बताइए ज़रा इस इडियम का आंसर क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। बैग एंड बैगेजेस का मतलब क्या होता है? बैग एंड बैगेजेस का मतलब होता है पूरी की पूरी तैयारी से, विद ऑल गुड्स, विद ऑल गुड्स, पूरी तैयारी से आया है। कहते हैं ना कि बोरिया बिस्तरा बांध ले पूरी तरीके से, अब चलते हैं, अब बताते हैं उसको। तो ये इसका क्या मतलब? वो पूरी तैयारी से आना, किसी चीज़ के लिए पूरी तैयारी से आना। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्लैमोर। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, क्लैमोर। अब ये क्लैमोर का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो आपने पुराने टाइम पर देखा होगा, तलवारों से लड़ाइयाँ होती थी, तो दो तलवारों के आपस में टकराने की जो आवाज़ होती है ना, उसको बोलते हैं क्लैमोर। क्या बोलते हैं? क्लैमोर। अ साउंड ऑफ, क्या आप इसको साउंड ऑफ स्वॉर्ड्स कह सकते हो। साउंड ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि तलवार, तलवारों के टकराने की आवाज़ को कहते हैं क्लैमोर। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब ज़रा ईडियम के मतलब पे आते हैं। ठीक है, देखो, डिस्ट्रैक्ट द प्रिएस्ट एंड मेड हिम एंग्री, दिस क्लैमोर। क्लैमोर यानी कि यहाँ पर एक साउंड के सेंस में आ रहा है कि एक आवाज़ जिसने प्रीस्ट यानी कि जो पंडित थे, जो एक मतलब कि जो कहते हो ना, कहते हैं कि पंडित वगैरह जो पूजा पाठ कराते हैं, उनको एंग्री कर दिया। उनको, उनका मतलब होता है ना, आप ये समझ लो कि भाई जैसे वो ध्यान मग्न थे, उनका ध्यान तोड़ दिया। ठीक है, तो उस सेंस में आ रहा है कि भाई एक नॉइस, एक ऐसी नॉइस, क्लैमोर का मतलब क्या होगा? एक ऐसी नॉइस जिसने आपका भटका दिया, ध्यान भटका दिया। ओके, चलें आइए ज़रा। अब प्लेजर फॉर शॉर्ट टाइम, बच्चे ने इसका आंसर सही किया होगा। थोड़े समय की खुशी यानी कि 9 डेज वंडर। कहते हैं ना कि 9 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वही मतलब है यहाँ पर। ओके, कोई चांदनी तो नहीं है वीडियो देख रही? ओके, कमेंट्स में बता देना अगर हो तो कोई। ओके, चलिए आइए। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या हुआ? देखो दोस्त, ब्रेड एंड बटर का मतलब हुआ एक बेसिक नीड, एक बेसिक नीड, एक बिल्कुल अच्छी ज़रूरत, एक जो बेसिक ज़रूरत होती है हर ह्यूमन बीइंग की, उसको बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या हुआ? बेसिक नीड। ठीक है, क्या उसके लिए पैसा चाहिए बेसिक नीड्स के लिए? और यहीं पर बच्चे ने गलती करी थी। देखो, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है बेसिक नीड, और बच्चों ने यहाँ बेसिक नीड देखा, सर ये आंसर है। भाई नहीं है ये आंसर, ये आंसर गलत है, और आप यहीं गलती करते हो। इसीलिए लेक्चर्स एंड तक देखा करो, आपको पता लगेगा, क्लियर होगी चीज़ें। देखो दोस्त, ब्रेड एंड बटर का मतलब यहाँ पर कहीं भी पैसे लेने के सेंस में आया क्या?
कि आपको कोई बेसिक चीज़, आपको ब्रेड और बटर खरीदनी, पैसे दे दो, नहीं, पैसों के सेंस में यहाँ पर कोई मदद नहीं आई, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। क्या हम दूसरों की मदद करते हैं, हेल्प, चैरिटी के सेंस में आया कुछ, सर नहीं आया, खत्म। अब टू डू समथिंग विद डिटरमिनेशन, पूरे जुनून के साथ कोई काम करना, जुनून जज्बे जैसा कोई सेंस ही नहीं है सर इसमें, ये भी नहीं आएगा, आंसर आएगा ये, ठीक है। अब ये जो क्यूलिनेटरी स्किल्स है ना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है खाना बनाने की स्किल्स, एक तरीके से फूड बनाने की, खाना बनाने की स्किल्स को बोलते हैं ये चीज़, ठीक है। खाना बनाने की स्किल्स एक बेसिक ज़रूरत है इंसान की, इंसान को खाना बनाना आना चाहिए, ये चीज़ बोली जा रही है इस सेंसेंस में, वो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। ओके, आओ ज़रा, और मैं तो खुद तुम्हें ये चीज़ गारंटी दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देगा, मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूँ ओपनली कि आप जाओ CHSL का पेपर उठाओ 2024 का, जो अभी हुआ है एक आधे महीने पहले, आप उसके आंसर की डाउनलोड करो, और उसके अंदर इन ईडियम्स का जब आंसर देखोगे ना, तो चेक करना कितने बच्चों ने आंसर गलत मार्क किया, आपको खुद को अंदाज़ा लगेगा कि यार वाकई में बच्चे गलत मार्क करते हैं इसका आंसर, और ये आंसर होता है। तो ये जो कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट्स हैं वो ही दूर करने मेन होते हैं, वरना ईडियम पढ़ के तो आप कहीं से भी पास हो जाओगे, लेकिन जो ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न होती है ना, वो चीज़ ज़रूर दूर करना। ओके, आओ ज़रा, नॉट हैविंग एनी इमिनेंट ड्यू डेट, नॉट हैविंग एनी इमिनेंट ड्यू डेट यानी कि मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कब तक मैं काम कर पाऊंगा पूरा, मुझे नहीं पता कब तक काम खत्म हो पाएगा, तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। तो कोई डेडलाइन नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइन, कुछ नहीं पता कोई कि इस दिन खत्म हो ही जाएगा, पक्का नहीं पता, हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, हो सकता है पहले ही खत्म हो जाए, तो कोई डेडलाइन नहीं है। ओके, चलें आगे। स्पिल द बीन्स पहले भी रिपीट हुआ है, MTS में हुआ है, CPO में हुआ है, CHSL में हुआ है, CGL में भी आ गया, तो इसका क्या मतलब होगा, सीक्रेट को रिवील कर देना, ठीक है, टू लीक अ सीक्रेट। चले आइए ज़रा, विहान इज क्लमजी एट डांसिंग, इसमें जो आपका ईडियम है वो है क्लमजी, इसका मतलब क्या हुआ, क्लमजी मतलब बहुत ही भद्दा, बहुत ही गंदा, बहुत ही घटिया, ठीक है। विहान जो है बहुत ही घटिया डांसर है, बहुत ही गंदा डांसर है, उसका डांस देखा नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा गंदा डांस है, यानी कि क्या है, ऑल थम्स है, ऑल थम्स। यहाँ पर बच्चे नेगेटिव आंसर मार्क करके आए थे, यहाँ पर उनके नेगेटिव मार्क हुए हैं। देखो दोस्त, ऑल थम का मतलब हम समझते बेस्ट ऑफ लक बोलना, नहीं वो नहीं होता। ऑल थम्स का मतलब होता है सारे अंगूठे डाउन कर देते ना, जब हम बोलते हैं ना थम्स डाउन, उसके सेंस में आता है अंगूठा, कहता है अंगूठा दिखाना, यानी कि नहीं यार फेल हो गया, तो अंगूठा दिखा दिया किसी ने तेरे को कि अब तेरा नहीं हो पाएगा, अंगूठा दिखा दिया, कहते हैं ना कट्टी कर ली, अंगूठा दिखा दिया, यानी ऑल थम्स, तुझे सारे नेगेटिव मिले हैं, सारे नहीं मिले, तू सिलेक्ट नहीं हुआ, एक तरीके से उस सेंस में है। ओके, चलें आगे। रविकांत, क्वियर माई पिच, क्वियर्ड माई पिच, क्वियर्ड माई पिच का मतलब क्या होता है, क्वियर्ड माई पिच का मतलब होता है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना किसी के प्लान को, किसी के प्लान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। जैसे कि आप दोस्तों के साथ बोलते हो कि यार मैं ना ये चीज़ सोच रहा हूँ, अबे ये कहाँ होगा तेरे से, छोड़, ये नहीं होगा, कुछ और कर, ये नहीं होगा तेरे से, बेकार है। तो होते ना कहीं ऐसे लोग जो नेगेटिव ही बोलते हैं हर बार आपको, ये इन लोगों के लिए आता है कि ऐसे लोग जो आपके प्लान को कभी सीरियसली नहीं लेते, आपके प्लान को हर बार ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं नेगेटिव बोल करके। ओके, आइए ज़रा, फिश आउट ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है, फिश आउट ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि भाई अब आप खुद सोचो, एक मछली जो पानी से बाहर है वो क्या होगी, छटपटाएगी ना, तड़पेगी ना, और फिर क्या होगी, मर जाएगी एंड में, तो टू डाई, जल्दी मरने वाला है जो छटपटा रहा है दर्द से, ठीक है, तो टू डाई सून। ओके, चलिए आगे। बेल एंड विशल्स, ये एक नया आइडियम था और ये भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। बेल एंड विशल्स का मतलब क्या होगा, देखो आपने देखा घर के बाहर एक बेल लगी हुई है, अलार्म मतलब एक बेल लगी होती है, डोर बेल जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा भी आप बेल्स ले आए, सीटियाँ ले आए बहुत सारी, तो यूजलेस चीज़ें हैं ये, इसका कोई सेंस नहीं है, कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो कि यूजलेस है, अननेसेसरी हैं, अननेसेसरी बट आपने खरीद ली, वो चीज़ों के लिए आता है ये। ओके, चले आगे। शू पिचेस, शू पिचेस का मतलब क्या हुआ, देखो दोस्त, जूता जब हम खरीदते हैं ना नया, तो हमें पता होता है वो यार कहाँ पर काट रहा है हमें, वो हमें कहाँ पर काट रहा है, कहाँ पर हमें पेन दे रहा है, ठीक है। तो शो पिचेस का मतलब क्या होता है कि भाई हमें पता है कि भाई कहाँ पर हमें जाना है, हमारी डिफ़िकल्टी कहाँ पर है, हम कहाँ पर परेशान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, जैसे मान लो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट में मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, आपके सब्जेक्ट में GK GS भी है, ठीक है, साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है। अब आप में से हो सकते हैं कई बच्चे मैथ्स में स्ट्रांग हो,
कई बच्चे इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हो लेकिन साइंस में वीक हो, ख़त्म हो, तो उनको पता है यार मेरी यहाँ पर डिफिकल्टी है, मेरे को साइंस पढ़नी चाहिए। ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे जो साइंस में स्ट्रॉन्ग होंगे लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी वीक होगी, तो उनको पता है यार मेरे को इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ बच्चे होंगे जो इन सब में अच्छे होंगे लेकिन मैथ्स बहुत वीक होगी, है ना। तो ये चीज़, इसका मतलब क्या होता है कि आपको पता है आप कहाँ पर वीक हो, आप कहाँ पर परेशान हो, आपको कहाँ पर मुश्किल आती है। तो ये वही चीज़ है। शू पिचेस का मतलब होता है आपको पता है आपकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, आपको कहाँ पर परेशानी आती है। ठीक है। तो डिफ़िकल्ट रोड्स के बारे में आपको पता है, आपको कहाँ पर दिक्कत आती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है आपकी डिफ़िकल्टी कहाँ पर खड़ी होती, कहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी आती है। लाइज, यहाँ पर लाइज का मतलब झूठ बोलना नहीं है, यहाँ पर लाइज का मतलब होता है कहाँ पर खड़ी है, कहाँ पर आपको परेशानी आती है। ओके, चले आगे। माला डैश बाय चीटिंग ऑन एग्जाम टू विन हर बेट विद प्रिया। माला ने शर्त लगाई थी प्रिया के साथ और अपनी शर्त को जीतने के लिए उसने डैश की एग्जाम में, उसने एग्जाम में चीटिंग करी। ठीक है, उसने एग्जाम में चीटिंग करी। अब चीटिंग करना ये एक अनफेयर है ना, अनफेयर है। तो इसका क्या होगा, हिट बिलो द बेल्ट। देखो हिट बिलो द बेल्ट, आपने बॉक्सिंग मैच देखा है, बॉक्सिंग मैच तो कमर से नीचे वॉर करने को, उसमें आप यूएफए फाइट देखते हो। ठीक है, आपने मामा फाइट्स देखी होगी या फिर आपने, ठीक है, आप अगर बॉक्सिंग वगैरह देखते हो तो आपको पता होगा कि जो कमर के नीचे मारता है ना वो फाउल गिना जाता है, वो अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि चीटिंग करना, कमर के नीचे मारना, यानी कि चीटिंग के सेंस में आता है ये चीज़। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे। टू रीड बिटवीन लाइन्स, लाइन्स के बीच में पढ़ना। ज़रा सोच के देखो, आपको मैं एक पूरी बुक बताता हूँ कि यार ये बुक है, इसमें 1000 पेज है, आप ये पढ़ लो, आपको यहाँ से पेपर आएगा। अब आप 1000 के 1000 पन्नों पे एक एक वर्ड को थोड़ी पढ़ोगे। आप हमारे पास क्यों आते हो, ताकि हम आपको क्या करें, इस 1000 पेज की चीज़ को हम आपको 100 पेज में कवर कर दें कि सर ये 100 पेज हैं जिसमें आपको पूरी बुक का निचोड़ है और आप ये पढ़ लो। आप इसीलिए तो हमारे पास आते हो। आपको मार्केट में बोलूँगा जाकर के ब्लैक बुक खरीद लो, पिनेकल खरीद लो, इतनी सारी किताबें हैं, बुक्स हैं मार्केट में। आप मेरा लेक्चर क्यों देखते हो, ताकि सर हमें वो चीज़ें पता लगे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो यही चीज़ इसका मतलब होता है। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना, उनके बीच का जो निचोड़ है, उनके बीच का जो सार है वो उसको कवर करना, यानी कि हिडन मीनिंग को ग्रैप्स कर लेना, जान लेना। ओके, चलें आगे। ठीक है, बताइए ज़रा अ कंप्लीट सरप्राइज, पूरी तरीके से सरप्राइज, अ कंप्लीट सरप्राइज यानी पूरा सरप्राइज। पूरी तरीके से सरप्राइज का मतलब क्या होगा बताओ, पूरी तरीके से सरप्राइज का मतलब क्या होगा। देखो स्पिल द मीन्स सीक्रेट रिवील करना, ये नहीं होगा। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीज़, ये नहीं होगा। ठीक है, स्ट्राइकिंग वंस कलर्स, ये भी नहीं होगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है आपको, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है उस सेंस में यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा। अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, आपने देखो कई बार बिल्ली छुप जाती है ना पीछे मिट्टी के ढेर में या कहीं पर ईंटों के ढेर के बीच में छुप जाती बिल्ली, हल्की सी दिखाई नहीं पड़ती, उसको बोलते हैं कंप्लीट सरप्राइज। ओके, चलो आओ। डज नॉट ड्रैग एनी अटेंशन टुवर्ड्स हर सेल्फ, डज नॉट ड्रैग एनी अटेंशन टुवर्ड्स हर सेल्फ, खुद की तरफ बिल्कुल भी अटेंशन ना देना, ध्यान ना देना। एक ऐसा पर्सन जो खुद की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता उसको क्या बोलते हैं, बताइए जरा। हार्डवर्क करना बिल्कुल भी नहीं। कीप अप जोनेस, यही होगा सर, कीप अप विद जोनेस, कीप अप विद जोनेस। कीप्स अ लो प्रोफाइल का मतलब होता है अपने आप को नीचा दिखाना हर बार, गलत। कीप हॉट अंडर द कॉलर, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। इसका क्या मतलब, कीप अप विद जोनेसिस, कीप अप विद जोनेसिस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देना। ओके, चलिए आइए, इसके बाद हम करने जा रहे हैं पीवाईक्यूज, और इतने इंटरेस्टिंग पीवाईक्यूज हैं आप सच में हिल जाओगे उनके आंसर्स देख करके। पुट इन माइंड, पुट इन माइंड का मतलब होता है रिमेंबर करना, किसी चीज़ को रिमाइंड करना, याद करना। ओके, आइए ज़रा अब यहाँ से पीवाईक्यूज शुरू हो रहे हैं। अब एक एक बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखो अगर आप अब वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज़ एक चीज़ करना, आप कमेंट बॉक्स खोल लो और उसमें आप अपना आंसर लिख के मार्क करना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ए लगता है, इसका आंसर मुझे बी लगता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ से इसको 1 गिन लो, इसको 2 गिन लो। ठीक है, आप बताते जाना इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बताइए ज़रा इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। इसमें ईडियम क्या है, इसमें ईडियम है ऑन स्टोनी ग्राउंड,
ऑन स्टोनी ग्राउंड, इसका मतलब क्या आएगा? अब ये सारे इडियम्स इंपॉर्टेंट क्यों है ज़रा ये भी बता देता हूँ। देखो दोस्त, 2023 के अंदर पीसीएस का पेपर हुआ, यूपीएससी का पेपर हुआ और प्रीलिम्स का पेपर हुआ। तो इन सभी के अंदर जो इडियम्स आए थे ना, वो भी अब हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो कहीं से भी पूछ ले, आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो फटाफट बताओ, ऑन स्टोनी ग्राउंड इसका क्या मतलब होगा? तो देखो, अब इसमें सेंटेंस में क्या बोला है? माई सिंसियर एडवाइस टू मिस सर्वेंट फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड, यानी कि मैंने जो उनको राय दी थी वो पूरी तरीके से व्यर्थ चली गई, ख़त्म हो गई, उसका कोई मतलब नहीं निकला। यही सेंस लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर सेंस क्या लगेगा, ध्यान से देखना। बहुत बच्चों ने इसका आंसर ये किया होगा, ये गलत है, ये किया होगा, ये गलत है। इसका आंसर है हैड अ लिटिल सक्सेस। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे, ज़रा ध्यान से समझना मेरे भाई। वो बोलता है कि मैंने जो उसको सिंसियरली एडवाइस दी था ना, मैंने जो उसको बिल्कुल सोच समझ के जो एक राय दी थी ना, उस राय की वजह से वो क्या हुआ? मिसवेंट फेल ऑन द स्टोनी ग्राउंड, मिस सर्वेलेंट फेल ऑन द स्टोनी ग्राउंड, यानी कि जो वो बिल्कुल गिरा हुआ था ना ज़मीन पे, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, वो अब थोड़ा सा उठ खड़ा हुआ, थोड़ा सा उसको होप मिली है, थोड़ा सा उठ गया है, थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ है उसमें। ओके, तो अगर अब आपसे पूछे ऑन स्टोनी ग्राउंड का मतलब क्या हुआ? सर उठ खड़ना, थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाना। ओके, क्लियर, चले आगे। इसीलिए बोलता हूँ वीडियो के एंड तक बने रहा करो। अब जो लोग चले गए ना वीडियो को बीच में छोड़ करके, उनका जो लॉस होगा वो आप मतलब ये समझ लो कि वो लोग सक्सेसफुल नहीं होने वाले। जो सक्सेसफुल होने वाला पर्सन है वो लास्ट तक बनता है, हर चीज़ को समझता है डीपली, और उसके बाद जाता है, उसके बाद जज करता है वीडियो को, हाँ सर वीडियो कैसी थी। ओके, आओ ज़रा, इसमें क्या होगा? क्रेव आउट अ निच। इस इडियम का क्या मतलब हुआ? वी वॉज एबल टू क्रेव आउट ऑफ अ निच। क्रेव आउट ऑफ अ निच का मतलब क्या हुआ? कि हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, वहाँ से हमने निकला है, वहाँ से कहते हैं ना ज़मीन से उठा, बिल्कुल कोई पर्सन बिल्कुल ज़मीन से सक्सेसफुल हुआ किसी ने। ओके, उसको क्या बोलते हैं? डेवलप्ड अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए एक ऊंचा स्थान बनाना, एक ग्रो करना खुद के लिए। कहते हैं ना यार ये तो बिल्कुल बंदा, इसका कुछ भी नहीं था, ना घर था ना कुछ था, बिल्कुल सड़क पे था, उसके बावजूद ये उठ करके इतना बड़ा सक्सेसफुल इंसान बन चुका है। तो ठीक है, अपने लिए एक स्पेसिफिक पोजीशन बना लेना, अपने लिए एक दर्जा बना लेना, समाज के अंदर एक पोजीशन बना लेना कि हाँ भाई अब हम हैं कुछ। ओके, आओ ज़रा, यू विल सक्सीड इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस टू लेटर्स। एडवाइस टू द लेटर्स, एडवाइस टू द लेटर्स का मतलब क्या होता है? एडवाइस टू द लेटर्स का मतलब होता है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वैसा ही काम करो जैसा मैंने तुम्हें बोला है, अपना बिल्कुल भी दिमाग मत चलाओ। इसको बोलते हैं कि भाई तुम अपनी राय मत देखो कि यार मैंने ये बोला लेकिन तुमने बोला चलो ये छोड़ के ये कर लेते हैं, नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज़ बिल्कुल वैसी ही करो। ठीक है, क्या? तो लेटर्स के बारे में लिखने की बात तो नहीं हो रही, राइटिंग लेटर्स की बात नहीं हो रही, इन एवरी डिटेल, हर छोटी से छोटी डिटेल वैसी ही करो जैसे मैंने तुम्हें बताई है, हर एक डिटेल को मेरी फॉलो करो, ये चीज़ इसका मतलब होती है। ओके, चलें आगे, बताइए ज़रा चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसमें आएगा टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका ईडियम का मतलब मैं चाहता हूँ आप बताएं, क्योंकि ये ईडियम अभी अभी जस्ट हमने पीछे किया। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या हुआ? सीक्रेट मीनिंग होना, इनर मीनिंग को पता करना। क्लियर, आइए ज़रा पांचवें क्वेश्चन पर, बताएं ज़रा इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर आएगा माइट एंड मीन्स। माइट एंड मीन, इस ईडियम का मतलब क्या होता है? माइट एंड मीन का मतलब क्या होता है? देखो दोस्त, माइट एंड मेन का मतलब होता है, देखो माइट, जहाँ भी आपको ये माइट वर्ड दिख जाए ना, माइट और मेन, माइट और मेन का मतलब होता है पावरफुल, ताकत से, पूरा दम लगा करके। क्या? पूरा दम लगा करके, पूरे जुनून से, पूरी ताकत से, उसको बोलते हैं माइट एंड मेन। तो माइट एंड मेन का मतलब क्या हो? पूरी ताकत से, फुल फोर्स, पूरा जोर लगा करके। ठीक है, क्लियर है? कमेंट बॉक्स में करते रहना आंसर। ओके, आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 पर, ये क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का। बताइए ज़रा इसके अंदर क्या होगा? हैड बेटर बैटन डाउन, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, हैड बेटर बैटर डाउन, ये नहीं, सॉरी, इसके अंदर ईडियम क्या है बताओ? ईडियम है इसके अंदर ये यही है ईडियम, क्या? हैड बेटर बैटर डाउन, हैड बेटर बैटर डाउन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? देखो तो इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप इसका मतलब जान पाओगे। इसमें लिखा है कि वी हैड बेटर बैटर डाउन द हैचेस वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल,
यानी कि मौसम का कुछ पता नहीं है, इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, हम घर के अंदर ही रहते हैं। तो स्टे इन इंडोर। कहते हैं कि यार हम मान लो आपके कहीं घूमने का प्लान बनाया, लेकिन आप देख रहे हो कि यार मौसम का पता नहीं, हो सकता बारिश ही आ जाए, मौसम ऐसा लग रहा है, तो चलो छोड़ो हम आज कैंसिल करते हैं, कभी और जाएंगे, आज हम घर में ही रहते हैं। तो उस सेंस में ये यूज़ होता है। ठीक है, आइए ज़रा 7th क्वेश्चन पर। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, माई फुट डाउन, ये एक ईडियम है, इसका मतलब बताइए क्या होगा। माई फुट डाउन का ईडियम क्या होगा, आपका ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, बताइए ज़रा। देखो दोस्त, माई फुट डाउन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी के लिए हल्का सा स्टैंड लेना, खड़ा करना किसी को। ठीक है, टू टेक अ फर्म स्टैंड, क्लियर, किसी के लिए खड़ा होना, किसी का साथ देना। ओके, इसे बोलते हैं फर्म स्टैंड। आइए ज़रा आगे, टू सेट थेम्स ऑन फायर, इसका मतलब क्या होगा। मैं कहता हूँ ना कि तुम्हारे पास सक्सेस करना है ना, तुम्हें एकदम आग लगी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर तड़प होनी चाहिए कि नहीं साला चाहिए ही चाहिए, हमें चाहिए ही चाहिए सक्सेस, हमें सक्सेसफुल होना ही होना। एक जो जुनून है, एक जो फायर होती है ना हमारे इनसाइड, वो फायर हमारे को, उसको मतलब है ये जुनून से रिलेटेड है ये चीज़। ठीक है, तो टू सेट ऑन थेम्स फायर का मतलब क्या हुआ, बताओ इसका क्या मतलब हुआ। क्या एशिश में बदल जाना, राख हो जाना, नहीं। आइकॉनिकल रिमार्क, हाँ सर, चलो बताओ ये वाला या ये वाला, बताओ। आइकॉनिकल रिमार्क, आइकॉनिकल रिमार्क का मतलब होता है आप कुछ बन चुके हो आइकॉनिक, नहीं अभी बने नहीं है, इसमें ये नहीं आएगा, इसमें आएगा ये। टू डू समथिंग रिमार्केबल, कुछ ऐसा करने के लिए, पागल हो जाना, ऐसे करने के लिए जुनून होना अपने अंदर कि अब कुछ बन के ही रहेंगे। तो एक रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए कोई पागलपन, जो उसके सेंस में ये चीज़ आती है। ओके, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्विन, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्विन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। देखो दोस्त, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्विन का मतलब क्या हुआ। चलो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो। चलो एक एक बच्चे का आंसर मुझे इसका कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, आइए ज़रा, टू बियर द पाम, ये मोस्ट रिपीटेड इडियम है एसएससी का, एसएससी ने बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। बियर द पाम का बहुत बच्चे गलत आंसर मार्क करके आते हैं, बच्चे करके आते हैं तो एक्सेप्ट डिफीट, गलत भाई, ये इसका आंसर नहीं होता। ठीक है, बियर द पाम, बियर द पाम का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझ लो, बियर, बियर यानी भालू को हरा देना, ऐसे समझ लो, भालू को हरा देना यानी कि अपनी जीत हासिल करना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बियर द पाम का मतलब होता है जीत हासिल करना, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये आंसर मार्क करके आते हैं, ये गलत आंसर है, याद रखिएगा। कंफ्यूजन दूर हो रही है ना धीरे धीरे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आओ, टू कट द गोल्डियन नोट, 2016 सीजीएल का क्वेश्चन है ये, इस बार प्रीलिम्स में आया था यूपीएससी की। ठीक है, टू कट द गोल्डियन नोट का मतलब क्या हुआ, टू कट द गोल्डियन नोट का मतलब क्या हुआ, बताओ ज़रा, बताओ। टू कट द गोल्डियन नोट का मतलब हुआ कि भाई हमने किसी पावरफुल पर्सन को हराया है, टू डिफीट द पावरफुल पर्सन। ठीक है, गोल्डियन नोट का मतलब ये समझ लो, कहते हैं ना कि भाई कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर सीधा सीधा भगवान का हाथ है, ऐसे समझ लो कोई एक गोल्डियन नोट, गोल्डियन नोट एक तरीके की गांठ होती है, वैसे सही बताऊं तो एक तरीके की गांठ होती है, जो कि पहाड़ क्लिम्ब करने वाला पर्सन है ना वो बांधता है, और बहुत ही मुश्किल गांठ होती है ये। ठीक है, ये गांठ इस तरीके की होती है कि पहाड़ के नीचे उतर के ना जब आप रस्सी को झटका दोगे तो ये गांठ खुल जाती है, इसको बोला जाता है गार्डियन नोट। यानी कि एक मुश्किल गांठ, एक पावरफुल काम को आसानी से करने के लिए जो गांठ मारी जाती है, वो उस तरीके से समझ सकते हो। तो किसी एक पावरफुल काम को करने के लिए, किसी एक पर्सन को, पावरफुल पर्सन को हराने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे इसमें लिख के आते हैं ब्रेक समवन टाइज, कि भाई ये चीज़ें बच्चे ये आंसर मार्क करेंगे, ये मार्क करेंगे, नहीं होगा आंसर, ये आंसर क्या होगा, टू पावरफुल पर्सन, ये आएगा आपका आंसर। क्लियर है, आए ज़रा, व्रैंगल ओवर एन एशिस शेडो, व्रैंगल ओवर एन एशिस शेडो, बताओ ज़रा इसका क्या मतलब होगा, व्रैंगल ओवर एन एशिस शेडो, बताइए। क्या एशिस के लेकर के झगड़ना, नहीं सर। ठीक है, व्रैंगल ओवर एन एशिस शेडो का मतलब क्या होगा, यानी कि एकदम पागलपन करना, फुलिश बिहेवियर करना। ठीक है, एकदम फुलिश बिहेवियर करना, एक्ट एज अ फूल, एक्ट एज अ फूल। आओ ज़रा, टू हैव वंस हर्ट इन वंस बूट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम। ठीक है, वंस हर्ट इन वंस बूट, वंस हर्ट इन वंस बूट का मतलब क्या हुआ, बताइए। वंस हर्ट इन वंस बूट का मतलब हुआ किसी चीज़ को सीक्रेट रखना, किसी चीज़ को सीक्रेट रखना। ठीक है, और सीक्रेट रिवील करने के सेंस में हमने जो इडियम पढ़ा था उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन सा इडियम हमने पढ़ा था, सीक्रेट को रिवील कर देना, सीक्रेट को खोल देना, उसके सेंस में
क्या पढ़ा था? स्पिल द बीन्स। लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर, स्पिल द बीन्स हमने पढ़ा था सर, लिखो। चलें आगे, आइए। टू राइड हेल फॉर लेदर, ये अच्छा इडियम है, ये रिपीट होगा, देखना ज़रा। टू हेल फॉर लेदर, देखो ये ऐसा इडियम है, इसका आप आइडिया ही नहीं लगा सकते अगर आपको ना पता हो। टू राइड हेल फॉर लेदर, कहते हैं ना कि बहुत तेज़ी से दौड़ानी किसी चीज़ को, कहते हैं ना बाइक को बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में दौड़ाना, बहुत तेज़ी से दौड़ाना, कहते हैं ना कि भाई मर जाएगा इतनी तेज़ मत चला, वो चीज़, ठीक है। टू बहुत ज़्यादा तेज़ चलाना, ओके, बहुत ज़्यादा तेज़। टू राइड विथ फ्यूरियस स्पीड, ओके, ये इसका मीनिंग होगा। आइए सर आगे। टू स्पीक डेगर्स, देखो दोस्त अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, डार्क एंड डेगर्स, ठीक है, डॉन एंड डेगर्स। डेगर्स का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। अब स्पीक डेगर्स का मतलब क्या होता है? देखो तो स्पीक डेगर्स का मतलब होता है एब्यूज़ करना, नहीं, गाली गलौज करने के सेंस में नहीं आता, ठीक है। इंडल्ज इन वेरियस टॉक्स, यानी कि किसी दो पर्सन्स की झगड़े में खुद इन्वॉल्व हो जाना, नहीं सर ये भी नहीं होगा, इसका मतलब होगा ये चीज़। होस्टाइल, होस्टाइल करना, किसी से खुन्नस निकालना अपनी, उसके सेंस में बोलना, ओके। चले आगे, आइए ज़रा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। बी इन द मायर, बी इन द मायर, बी इन द मायर का मतलब क्या हुआ? बी इन डिफ़िकल्टीज, बी इन डिफ़िकल्टीज। अब ये एक क्वेश्चन है, दो तीन इसके आप और भी देख सकते हो, ये भी रिपीट हो सकते हैं, ओके। गिव अ रैप टू द नकल्स, गिव द रैप टू द नकल्स, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, गिव द रैप टू द नकल्स। चलिए इसका क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर होमवर्क में करके बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर वीडियो को करता हूँ ख़त्म। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।